हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। पिछले क्लास में कॉस्टिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए थे। मैंने उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बताया था और काफी डिटेल में हर एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया था, सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक मैंने आपको समझाए थे। आज के अपने लेक्चर को मैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट करूंगा फॉर्मूला के साथ। याद रखिए, मैं आपको पहले से आपको जानकारी दे दूं, ये जो चैप्टर है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग, ये चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यानी इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज के हेल्प लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूलाज है वो आज हम लोग सीखेंगे आज अपने क्लास में। लेकिन इस फॉर्मूला को सीखने के पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टर्म्स समझने पड़ते हैं और इसलिए मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको वो सारे टर्म्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पहले ही सिखा दिए, पहले ही समझा दिए, ताकि अब जब मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा तो आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर के पिछले 2 लेक्चर को नहीं देखे हो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास को, इस लेक्चर को देखने के पहले प्लीज आप पिछले 2 लेक्चर को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि लेक्चर अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखोगे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। प्लीज आप पिछले लेक्चर्स को जरूर पहले देख लें, फिर आज के क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए, आज के अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये कहां हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट, या इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं या फिर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में वैसे इसका नाम क्या है? इस चैप्टर में इसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। आप लोगों के बीकॉम के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तो इसी तरह की सिमिलर स्टेटमेंट आएगी, वहां पर इसे हम लोग इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में कॉस्टिंग में हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपको सबसे पहले समझना है, ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आखिर है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। आपके जो बिजनेस की सेल्स है, आपको सेल्स लिखना है यहां पर। इसमें से फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले आप माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, सबसे पहले हम लोग सेल से क्या रिकवर करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले क्या हम लोग रिकवर करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल से सबसे पहले आप माइनस करो क्या? वेरिएबल कॉस्ट। जब सेल से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेते हो, वेरिएबल कॉस्ट की जब रिकवरी हो जाती है, उसके बाद जो अमाउंट बचता है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या करेंगे? फिर से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमने रिकवर कर लिया, अब हमें क्या रिकवर करना है? नेक्स्ट अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करना है। तो अब हम लोग इसमें से रिकवर करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बाद हमारे पास जो फाइनली अमाउंट बचेगा, ये है हमारे बिजनेस की प्रॉफिट। ये हमारे बिजनेस की क्या है? प्रॉफिट। तो देखिए, प्रॉफिट कैसे आती है? प्रॉफिट आती है जब हम लोग अपने सेल्स में से दोनों प्रकार के जो कॉस्ट है उन दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं, दोनों की रिकवरी कर लेते हैं, तब जो फाइनल अमाउंट बचती है ये होती है प्रॉफिट। तो सेल में से सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे? हमेशा 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 याद रखिए, सेल में से पहले फिक्स्ड कॉस्ट आपको नहीं माइनस करना है। सेल में से सबसे पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद जो बैलेंस आपके पास बचेगा ये है आपके बिजनेस की कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर हम लोग इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या करेंगे? बिजनेस की जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसे माइनस करेंगे और फाइनल जो अमाउंट हमारे पास बचेगा ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर देखो नोटेशन यहां पर यूज किए गए हैं, आप देख सकते हो। सेल के लिए यहां पर एस यूज किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए वी, कंट्रीब्यूशन के लिए सी, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए एफ और प्रॉफिट के लिए पी। तो आने वाले कई सारे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में मैं ये सारे नोटेशंस को यूज करूंगा, ये सारे सिंबल्स को यूज करूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो ये सारे नोटेशन और सिंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान से सुनना, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये जनरली यूनिट वाइज दी जाती है। यूनिट वाइज दी जाती है। यूनिट वाइज का मतलब ये आपको पर यूनिट बेसिस पे दी जाएगी। प्रॉब्लम में ये आपको पर यूनिट बेसिस पे दी जाएगी। देखो, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ना, ये वेरी करती है किसके साथ?
इट वैरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये प्रोडक्शन के क्वांटिटी या वॉल्यूम के हिसाब से वो फ्लक्चुएट करती रहती है, वैरी करती रहती है। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट आपको पर यूनिट के बेसिस पे दे दी जाएगी, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 5 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपीज। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना ये पर यूनिट के बेसिस पे दी जाती है, क्योंकि ये वैरी करती है आउटपुट या प्रोडक्शन के लेवल के हिसाब से। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये यूनिट वाइज नहीं होती है। ये कैसी होती है? ये अमाउंट वाइज होती है। ये अमाउंट वाइज होती है। अमाउंट वाइज मतलब ये आपको पर यूनिट के बेसिस पे नहीं दी जाएगी, ये आपको पीरियोडिकली यानी कि या तो पर मंथ या तो पर एनम के बेसिस पे दी जाएगी। ध्यान से देखना प्रॉब्लम जब आप करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना ये आपको पर यूनिट के बेसिस पे नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे थोड़ी लगता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या पर यूनिट के बेसिस पे लगता है? तुम बोलो तो। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे नहीं लगता। फिक्स्ड कॉस्ट तो पीरियोडिकल कॉस्ट है, ये पर मंथ के बेसिस पे या पर एनम के बेसिस पे लगता है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे कभी नहीं लगता। समझ में आया? फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट depend upon the volume of production. So fixed cost has nothing to do with your output, it has nothing to do with your production level and volume. समझ में आ रहा है आपको? तो फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको दी जाती है वो अमाउंट के बेसिस पे दी जाती है। तो एग्जाम में जब आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसका एक अमाउंट आपको दिया जाएगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, ऐसा करके फिक्स्ड कॉस्ट का एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यू विल बी गिवन फिक्स्ड अमाउंट फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट की आपको पर यूनिट की वैल्यू नहीं दी जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट की आपको एक अमाउंट दी जाएगी लमसम में, 20, 30, 40, 50 कुछ भी। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे दिया जाता है एग्जाम में? अमाउंट वाइज दिया जाता है, या तो पर मंथ या पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कैसे दिया जाता है? यूनिट वाइज दिया जाता है, यानी कि पर यूनिट की बेसिस पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट के बेसिस पे लगती है ना। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो आउटपुट या प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, जितना आउटपुट आप ज्यादा बनाओगे, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लगेगा, और कम बनाओगे तो कम लगेगा। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यूनिट के हिसाब से लगती है, प्रोडक्शन आउटपुट के हिसाब से लगती है, इसलिए ये आपको पर यूनिट के बेसिस पे दिया जाता है। समझ में आया आपको? यस सर, समझ में आ गया। चलिए, तो फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला था मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बेसिकली कुछ भी नहीं है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, आ गया कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करो, आ गया प्रॉफिट। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या होता है बताइए? तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट का नेचर है वेरिएबल कॉस्ट। मैंने पिछले क्लास में बताया था। मार्जिनल कॉस्ट इस चैप्टर में नाम दिया गया है, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते थे मार्जिनल कॉस्ट, बट द नेचर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो अपने को फॉर्मूला पढ़ना है वो है ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स। तो बताइए ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है? ये आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है लेकिन प्रॉफिट नहीं स्टार्ट होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है ब्रेक इवन सेल्स में, स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे। ब्रेक इवन सेल्स में लिखा है इट मींस द लेवल ऑफ सेल्स। आप ध्यान दीजिए, लेवल ऑफ सेल्स, it means the level of sales where profit is equal to 0, that is no profit no loss। यानी कि ये वो लेवल ऑफ सेल्स है जहां पर आपकी प्रॉफिट 0 है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है लेकिन लॉस भी नहीं है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, और एक बात यहां पर क्या बोली गई है, here sales are equal to total cost। Here sales are equal to total cost, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स की वैल्यू है यही टोटल कॉस्ट की वैल्यू होती है। सेल्स आर इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसका फॉर्मूला, मतलब देखो मीनिंग तो हमने समझ लिया, मीनिंग हमें पहले से भी पता था, पिछले लेक्चर में भी हमने मीनिंग समझा था ब्रेक इवन पॉइंट का। अब आप देखो कि ब्रेक इवन कैलकुलेट कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना कैसे है, इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यहां पर दो दिया हुआ है, एक है वैल्यू वाइज और एक है क्वांटिटी वाइज। इसका मतलब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट
अमाउंट में निकालना है, वैल्यू में निकालना है, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करोगे, और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में आपको निकालना है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। आपको समझ में आया? तो ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों ही फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट के हैं। डिफरेंस ये है, फर्स्ट फॉर्मूला से आपको वैल्यू मिलेगी, अमाउंट मिलेगा, सेकंड फॉर्मूला से आपको यूनिट मिलेगा। आपको कौन सा अप्लाई करना है? आपको प्रॉब्लम में जिस तरीके से बोला जाएगा आपको उसके बेसिस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको प्रॉब्लम में वैल्यू में निकालने के लिए बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपको फिर फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको यूनिट में बताने के लिए बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट, फिर आपको सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम में जिस तरह के आपको डेटा अवेलेबल है या जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। अगर ऐसा कोई डेटा या इस तरीके की डिटेल्स दी गई है जिसमें आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको सेकंड ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरीके से डेटा दिया गया है कि आप सेकंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये डेटा ओरिएंटेड डिसीजन भी होता है कि विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड, आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है नहीं करना है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेटा अवेलेबल इन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करने का इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है, सबसे पहला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इन वैल्यू। सेकंड फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे जब आपको यूनिट्स में ड्राइव करना है। ठीक है, ये दोनों में ही आप ध्यान से देख सकते हो। न्यूमरेटर में फिक्स्ड कॉस्ट आपको लिखना है, डिनोमिनेटर सिर्फ चेंज हो रहा है, फर्स्ट वाले में पीवी रेशियो है, सेकंड वाले में क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप लोग बोलोगे ठीक है सर सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये पीवी रेशियो क्या है? व्हाट इज दिस पीवी रेशियो? तो पीवी रेशियो क्या है अब मैं आपको बताने वाला हूं। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब कुछ नहीं है, एकदम ही सिंपल है। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब एकदम ही सिंपल है। इसका मतलब क्या है? आप बोलिए ना सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। इसी को बोलते हैं पीवी रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो, ध्यान से देखो, जैसे कि आप देखो यहां पर, मान लो आपकी सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 8 रुपए। ठीक है, और अब आप जब सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना? 2 रुपया। राइट, ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो अब आप मुझे बताइए कि सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? सेल का कितना परसेंट ये कंट्रीब्यूशन है? ये तो अमाउंट में हो गया, 10 - 8 इक्वल्स टू 2। But what I'm asking is, what is the percentage of contribution on sales? What is the percentage of contribution on sales? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कंट्रीब्यूशन का सेल्स के ऊपर क्या परसेंटेज है? व्हाट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होल्ड्स ऑन सेल? कैसे निकालोगे बोलो? एकदम ही सिंपल है, 2/10 इंटू 100 कितना आ गया? 20%। इसका मतलब सेल का 20% कंट्रीब्यूशन है, सेल का 20% कंट्रीब्यूशन है। राइट, देखो सिंपल कैलकुलेशन है ना। इसी को फॉर्मूला बना दिया गया, इसी को फॉर्मूला बना दिया गया। क्या फॉर्मूला बना दिया गया? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। देखो यही तो हमने किया ना यहां पर, यही तो हमने किया यहां पर, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। तो देखो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के कई सारे फॉर्मूलाज है, जिसमें से फर्स्ट फॉर्मूला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, सी बाई एस इंटू 100। सी और एस ये सबका फुल फॉर्म देखो ऊपर लिखा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आप देखो, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में नोटेशन सारे दिए गए हैं। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन, एस स्टैंड्स फॉर सेल्स। ठीक है, तो सी बाई एस मतलब कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। ठीक है, अगर आप इसकी मीनिंग या डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या है। प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। देखो पीवी रेशियो की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या लिखा हुआ है? इट मींस प्रोपोर्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। दिख रहा है आपको? यानी कि सेल के ऊपर कंट्रीब्यूशन का क्या प्रोपोर्शन है, इसे ही हम लोग बोलते हैं पीवी रेशियो। एंड द फॉर्मूला इज सी बाई एस इंटू 100। ठीक है, दिस इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। इसके अलावा कई सारे और भी फॉर्मूलाज होते हैं पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के, जो कि डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में किस तरीके की इंफॉर्मेशन और डेटा दिया गया है, उसके बेसिस पे हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा अवेलेबल इन द प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एक और फॉर्मूला होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स। हम लोग इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, डेल्टा प्रॉफिट बाई डेल्टा सेल्स। डेल्टा का मतलब आपको पता है इकोनॉमिक्स में डेल्टा का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, यानी कि जो चेंज। तो प्रॉफिट में जितना चेंज आ रहा है और जो सेल्स में जितना चेंज आ रहा है, अगर इनको भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा? हमारा पीवी रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। एक और फॉर्मूला होता है नंबर 3 में यहां पर लिखा हुआ है आई माइनस प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले आप यहां पर एक छोटा सा एडिट करो, ये आई नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट आई, ये क्या है? ये 1 है, दिस इज 1 नॉट आई, ठीक है, 1। तो द थर्ड फॉर्मूला इज 1 minus proportion of variable cost. थर्ड फॉर्मूला इज 1 minus proportion of variable cost. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन होता है उसको आप 1 में से माइनस कर दो तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप माइनस करोगे ना तो ये प्रोपोर्शन डेसिमल में होना चाहिए। ध्यान ये देखिएगा, ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये जो प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए? ये प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए? ध्यान से देखना, ये प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए? डेसिमल में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो वेरिएबल कॉस्ट, जैसे यहां पर देखो एग्जांपल भी दिया गया है बगल में, क्या लिखा है? इफ वेरिएबल कॉस्ट इज, देखो एग्जांपल में देखो, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, इसका मतलब 40% का मतलब क्या होता है? 0.4। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 40% है, इसका मतलब 0.4, और अगर इसे 1 से माइनस कर दे 1.0.4 तो ये कितना जाएगा? 0.6। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पीवी रेशियो। तो तुम देखो पीवी रेशियो इज 1 माइनस, यहां पर भी आई लिखा हुआ है, इसको भी टिक कर लो, ये आई नहीं होगा, ये क्या होगा? 1, दिस इज 1। तो 1 माइनस 0.4 क्या हो गया? 60%। आपको समझ में आया? ठीक है, ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल में, ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल में, सेलिंग प्राइस अगर 10 है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 8 है, तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है? 2। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आप मुझे बताइए सेल का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? सेल का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? आप लोग बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, 80%। सेल का कितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट है? 80%, राइट? कैसे निकाला आपने? 8/10 इंटू 100। ठीक है, अब अगर सेल का परसेंटेज, अगर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज अगर निकालना हो तो सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? सेल का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है बताइए? आप बोलोगे सर ये भी बड़ा सिंपल है, 20%। कैसे निकाला आपने? 2/10 इंटू 100। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक तो फॉर्मूला हो गया निकालने का तरीका, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं 1 माइनस 80% को मैं ऐसा लिखता हूं तो क्या ये नहीं आएगा? यानी कि अगर मैं सेल से वेरिएबल कॉस्ट का जो प्रोपोर्शन है उसको माइनस कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट का अगर प्रोपोर्शन में माइनस कर दूं, सेल में से मैं वेरिएबल कॉस्ट का प्रोपोर्शन अगर माइनस कर दूं, तो जो रिमेनिंग होगा वो क्या बचेगा? ये रिमेनिंग क्या बचेगा? पीवी रेशियो बचेगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो बचेगा। देखो पीवी रेशियो का मतलब क्या है? पीवी रेशियो का सीधा मतलब है कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है सेल के ऊपर, है ना? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स, पीवी रेशियो मींस परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना होगा? जो रेसिप्रोकल होगा किसका? वेरिएबल कॉस्ट का।
रेसिप्रोकल मतलब जो रिमेनिंग है, ठीक है। तो अगर सेल का 80% वेरिएबल कॉस्ट है तो रिमेनिंग कितना हुआ 20%, वो हो गया पीवी रेशियो। अगर सेल का 60% वेरिएबल कॉस्ट है तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 40%। अगर सेल का 30% वेरिएबल कॉस्ट है तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 70%। आपको समझ में आ रहा है? तो सेल का जितना भी परसेंट वेरिएबल कॉस्ट होगा, बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा पीवी रेशियो। ठीक है, आपको समझ में आया ये एग्जांपल से? बाकी जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इतना मैं सिर्फ उनके लिए समझा रहा हूं जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। अदरवाइज आप लोग तो सारे स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप लोगों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? चलो एक और फॉर्मूला जो यहां पर है पीवी रेशियो का, वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी सेल्स। अगर आप लॉजिक वाइज समझोगे ना, आप लॉजिक वाइज समझोगे तो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है पता है? बीईपी सेल्स में क्या होता है? बीईपी सेल्स में प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। बीईपी सेल्स में क्या होता है? प्रॉफिट जीरो होता है। ध्यान से देखिए, बीईपी सेल्स में प्रॉफिट क्या है? नील। प्रॉफिट नील कब होगा? जब कंट्रीब्यूशन जो है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बराबर हो जाए। मान लो कंट्रीब्यूशन है 1000 और फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गया कितना 1000, तभी तो प्रॉफिट नील होगा ना। प्रॉफिट जीरो कब हो सकता है? प्रॉफिट जीरो तभी हो सकता है जब आपका कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाए। व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन और वी कैन से कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, तभी तो प्रॉफिट जीरो होगा और तभी तो ये ब्रेक इवन कहलाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? प्रॉफिट जीरो होता है। आप देखिए फॉर्मूला नंबर 2 में, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? ब्रेक इवन का मतलब दैट लेवल ऑफ सेल्स वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वो सेल जहां पर प्रॉफिट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब प्रॉफिट इज जीरो, और प्रॉफिट इज जीरो मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका मतलब यहां जो फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग कंट्रीब्यूशन लिखना चाह रहा है। समझ में आया? और ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स। आप समझ रहे हो? तो यहां पर देखो जो लिखा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल्स, तो इसका मतलब कुछ नया फॉर्मूला नहीं है हर जगह। मतलब आप ऐसा मत सोचो कि अरे इतना सारा फॉर्मूला मेरे को याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला याद कुछ नहीं रखना है। आप लॉजिक को और कॉन्सेप्ट को समझो। ब्रेक इवन सेल्स तो सेल है। आप देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला और फोर्थ वाला फॉर्मूला, आप दोनों को मैच करो। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100, या इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आएगा, इंटू 100 नहीं करोगे तो डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स यही तो है ना, तो यहां पर फोर्थ वाले में भी वही बोला जा रहा है। कंट्रीब्यूशन की जगह इसने लिख दिया फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों लिख दिया फिक्स्ड कॉस्ट? क्योंकि ब्रेक इवन लेवल पे जो सेल्स होता है उसका फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, हमेशा याद रखिए, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो व्हेन कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसके मतलब ये हुआ कि मैं कंट्रीब्यूशन की जगह पे फिक्स्ड कॉस्ट लिख सकता हूं। तो इसलिए फॉर्मूला में इसने क्या किया? कंट्रीब्यूशन की जगह फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया। बट एक्चुअली में ये जितना फिक्स्ड कॉस्ट होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक इवन सेल्स है। ठीक है, तो याद रखिए ब्रेक इवन सेल्स में फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर होता है, और इसलिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसी से हम लोग एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और वो ये है फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीईपी सेल्स। एक्चुअली में हम लोग क्या लिख रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बाय बीपी सेल्स का मतलब कुछ नहीं है, वही कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। क्योंकि बीपी सेल्स तो सेल्स है, और बीपी सेल्स के लेवल पे क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो इसलिए हमने कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस करके लिख दिया फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये एक फोर्थ फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन में डेटा घुमा फिरा कर दिए जाते हैं, और इसलिए कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। ये चैप्टर में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के दिए जाएंगे, आपको कंफ्यूजन होगी। इसलिए हर तरह के जो भी वैरायटीज ऑफ फॉर्मूलाज या जो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं मैंने यहां पर दे दिया। बाकी तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप खुद ही अपने आप में प्रो हो जाओगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड फॉर्मूला पीवी रेशियो का मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट
एक फॉर्मूला पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी बताया पिछले लेक्चर में भी। टोटल कॉस्ट का सिंपल मीनिंग होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। चलिए अब नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, ये भी फॉर्मूला बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहला फॉर्मूला है भाई टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट बनता है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को मिलाकर। तो अगर टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला ये हो गया, लेकिन ये जो है ना, ये आंसर जो आएगा ये आपका अमाउंट में आएगा। अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हो तो आपकी जो आंसर आएगी वो रुपीस में यानी कि अमाउंट में आएगी। लेकिन अगर आपको मान लो परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 1 माइनस पीवी रेशियो, 1 माइनस पीवी रेशियो करोगे तो आंसर वेरिएबल कॉस्ट का आएगा, लेकिन परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आएगा। अगर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करते हो तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सेल का जितना परसेंट वेरिएबल कॉस्ट होता है उसी का ऑपोजिट रिमेनिंग क्या होता है, पीवी रेशियो। तो इसी तरीके से सेल में से अगर आप पीवी रेशियो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। मतलब एकदम ही सिंपल है, 1 में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज तो पीवी रेशियो आ जाएगा, 1 में से माइनस करो पीवी रेशियो का परसेंटेज तो आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, एकदम ही सिंपल है। चलो अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 वेरिएबल कॉस्ट का, चेंज इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इससे आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहे तो, डेल्टा ओवरहेड डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। इसका मतलब आपके आउटपुट में कितना चेंज हुआ और आपके ओवरहेड में कितना चेंज हुआ। तो याद रखना जो भी हमारे कॉस्ट में चेंजेस होते हैं, या ओवरहेड का मतलब आप टोटल कॉस्ट समझ लो, ठीक है। तो हमारे जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस होते हैं ना वो एक्चुअली में वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होते हैं, फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता। बोलो क्यों, क्योंकि आउटपुट आप जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करो फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहने वाला भाई, है ना। आउटपुट आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन फिक्स्ड कॉस्ट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब भी आप आउटपुट को चेंज करते हो, क्वांटिटी जब आपकी चेंज होती है तो इसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आती है ना वो एक्चुअली में वेरिएबल एलिमेंट के वजह से आ रही है, क्योंकि फिक्स्ड एलिमेंट जो है वो तो फिक्स्ड है। तो इसलिए चेंज इन ओवरहेड का मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट या चेंज इन ओवरहेड जो है एक्चुअली में ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो चेंज इन ओवरहेड है ये एक्चुअली में चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि सर इतने सारे फॉर्मूला सभी क्या मुझे याद करने पड़ेंगे, या किसी एक को याद करने से भी काम चल जाएगा, जैसे कि पीवी रेशियो का आपने 4 फॉर्मूला दिया तो क्या उसमें से एक मैं याद कर लूं या 2 याद कर लूं तो हो जाएगा क्या, या मुझे पूरे याद करने पड़ेंगे। या फिर पीवी रेशियो में 3 फॉर्मूला, इसमें से कोई एक याद करने से हो जाएगा क्या, या मुझे सारे तीनों याद करने पड़ेंगे। तो पहला मैं आपको बता दूं कि आपको सारे फॉर्मूला याद करने हैं, और याद आपको वैसे करना नहीं पड़ेगा। एक एक फॉर्मूला को मैं समझा समझा के आपको बता रहा हूं। मैं आपको सिंपली ये फॉर्मूला लिखवा के नहीं बोल रहा हूं कि आप नोट कर लो अपने कॉपी में। अगर मैं चाहता तो आपको चुपचाप फॉर्मूला लिख देता, बोलता आप लोग नोट कर लो और याद कर लो। नहीं नहीं, मैं एक एक फॉर्मूला को आपको समझा रहा हूं लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ। और जब आप प्रॉब्लम बनाओगे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो और भी अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। अभी तो सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर सिर्फ समझा रहा हूं, मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। न्यूमेरिकल जब आप करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो और भी ये अच्छे से आपको समझ में आएगी और अच्छे से याद, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा मत सोचना कि कोई एक या 2 फॉर्मूला याद करने से हो जाएगा। आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज एग्जाम में पता होने चाहिए।
क्योंकि एग्जाम में जो प्रॉब्लम आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, किस तरह से घुमा फिरा कर दिए जाएंगे और कौन सा फॉर्मूला किस प्रॉब्लम में अप्लाई होगा, कहां पर किस तरह के सिचुएशन दिए जाएंगे और कहां कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, वो आपको पहले से कुछ नहीं पता। तो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल होते हैं, अलग अलग वैरायटीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी किसी में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, कभी किसी में वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। हर फॉर्मूला हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंफॉर्मेशन एंड डेटा गिवन इन द प्रॉब्लम। सो यू हैव टू नो एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दी फॉर्मूलाज, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आए आप खुद प्रॉब्लम को पढ़ के समझ सको कि किस सिचुएशन में कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है? तो ऐसा कभी मत सोचना कि कोई एक या दो फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा, बाकी नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी पता होना चाहिए, सभी याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 हमारा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एग्जाम में ना जब ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता है। कभी कभी आपको ऐसा बोला जाएगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करना चाहती है किसी मंथ में या किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको कितना सेल करना है। इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको कितना सेल करना है। समझ में आया? या फिर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स करने पे कितना प्रॉफिट होगा, इस तरीके की चीजें आपको कभी कभी दी जाती है। कि मान लो आपसे ऐसा बोला गया कि अगर हम लोग 10 लाख का सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, या फिर अपने को 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आपको टारगेट सेल्स निकालने के लिए बोला गया है या आपको टारगेट प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 में पॉइंट नंबर 6 में जो फॉर्मूला दिया गया इसका हेल्प लेते हैं। तो यहां पर पॉइंट नंबर 6 में जो फॉर्मूला है वो किस चीज का फॉर्मूला है? बजटेड सेल्स टू अर्न बजटेड प्रॉफिट। यहां बजटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड। तो आप जो एस्टिमेट कर रहे हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट अर्न करना है, यू हैव सम एस्टिमेटेड प्रॉफिट विच यू वांट टू अर्न। यू माइट हैव टू अर्न 8 लाख प्रॉफिट अ मंथ और 10 लाख प्रॉफिट अ मंथ। तो आपको इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना होगा, कितना सेल करोगे ताकि इतना प्रॉफिट कमा सको, तो ये कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है? तो ये जो फॉर्मूला है ये कब काम में आता है? जब आपको कोई बजटेड प्रॉफिट या कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट या कोई टारगेट प्रॉफिट को आपको अचीव करना होता है। तो इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट और बजटेड प्रॉफिट, हाउ मच सेल्स इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। ठीक है? चलो, तो यहां भी आप देख सकते हो दो फॉर्मूला दिए गए हैं। एक फॉर्मूला है जब आपको वैल्यू में फिगर निकालना है, सेल्स वैल्यू, और एक फॉर्मूला है जब आपको क्वांटिटी में निकालना है। फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में F प्लस P, F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, P मतलब प्रॉफिट। तो आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है? और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में या तो आप पीवी रेशियो लिखो या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखो। ठीक है? अगर पीवी रेशियो लिखोगे तो जो आंसर आएगा वो अमाउंट में आएगा, वैल्यू में आएगा। अगर आप डिनोमिनेटर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखोगे तो जो आंसर आएगा वो यूनिट में आएगा। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला आप देखो दोनों सेम ही है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दूसरा फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। द ओनली डिफरेंस इज कि फर्स्ट फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे यू विल डिराइव वैल्यू, यू विल गेट आंसर इन अमाउंट, और सेकंड फॉर्मूला से यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी। ठीक है? समझ में आया आपको? ये दोनों ही फॉर्मूला है। और लास्ट में एक और फॉर्मूला है पॉइंट नंबर 7 में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जो भी एडिशनल सेल्स करते हैं ओवर एंड अबव ब्रेक इवन पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये वही सेल्स है जिससे एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रही है। ठीक है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, इसके भी दो फॉर्मूला दिए गए हैं। एक तो बड़ा ही सिंपल है, क्या? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो बिजनेस की जो टोटल सेल्स है उसमें से आप ब्रेक इवन माइनस कर दो,
क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स तक तो आप कोई प्रॉफिट कमाते नहीं हो, ब्रेक इवन सेल्स तक तो आपका कॉस्ट ही रिकवर हो पाता है सिर्फ। तो ब्रेक इवन सेल्स तक आपने अपना टोटल कॉस्ट रिकवर कर लिया, उसको आप माइनस कर दो, उसके ऊपर जो भी आपकी एडिशनल सेल्स हुई है वो क्या है? लॉस, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो टोटल सेल्स में से अगर आप ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लॉस। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल सेल्स जो होती है ये बीईपी प्लस एमओएस ये दोनों से मिलाकर बनती है, यानी कि बीईपी प्लस मॉस ये दोनों से मिलाकर हमारी टोटल सेल्स बनती है। तो अगर टोटल सेल्स में से माइनस कर देंगे बीईपी तो ये क्या आ जाएगा? मॉस की वैल्यू। इसी का उल्टा अगर हम लोग टोटल सेल्स में से अगर मॉस को माइनस कर देंगे सपोज, तो इससे क्या आ जाएगा? बीईपी। तो इसी से हम लोगों का ये दो फॉर्मूला यहां से बन के निकलता है। समझ में आया आपको? तो आप चाहो तो बीईपी में, ऊपर बीईपी का फॉर्मूला था ना, कहां गया बीईपी का फॉर्मूला? हाँ, बीपी का फॉर्मूला में आप चाहो तो यहां पर एक और लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर बीपी का फॉर्मूला में क्या लिख सकते हो? टोटल सेल्स माइनस मॉस। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। इससे भी क्या होगा? आपको मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, बिजनेस की जो भी प्रॉफिट है उसको आप पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। ठीक है, पीवी रेशियो आपको पता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो जब आप करोगे तो इससे भी आपको मॉस की क्या मिल जाएगी? वैल्यू। यहां पर ध्यान देना, इस फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे ना तो जो आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा, मतलब अमाउंट में आएगा। इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक और फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, एक और फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये एक और फॉर्मूला। इससे भी क्या आएगा? इससे भी मॉस आएगा, लेकिन इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर यूनिट में आएगा। ठीक है, तो मॉस को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो भी लिखने से आपको मॉस की वैल्यू मिल जाएगी, और प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखोगे तो भी मॉस आपको मिल जाएगा। डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो जब करोगे तो जो आंसर आएगा वो अमाउंट यानी कि वैल्यू के टर्म्स में आएगा, और प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब करोगे तो जो आंसर आएगा ये यूनिट के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्वांटिटी में आंसर चाहिए तो सेकंड फॉर्मूला यूज करो, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आपको वैल्यू में चाहिए, अमाउंट में चाहिए, तो ऊपर वाला फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो यूज करो। ठीक है, और अगर बीपी सेल्स दिया हुआ है तो आप सीधा टोटल सेल्स में से, एक्चुअल सेल्स में से आप बीपी को माइनस कर लो तो ऐसे भी मॉस आ जाएगा। तो इतने सारे जो भी फॉर्मूलाज है ये सारे आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए व्हाइल वर्किंग आउट दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सभी को बनाने के लिए आपके माइंड में वो सारे के सारे फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कब किस प्रॉब्लम में किस तरह के फॉर्मूला की एप्लीकेशन हो जाएगी ये आपको भी पहले से नहीं पता। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में याद होने चाहिए, ताकि जिस तरह के प्रॉब्लम में भी जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो पाए वो आप लगा सको। ठीक है, तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के जो भी फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको बताए। आज के क्लास को मैं यहां पर एंड करता हूं। अगले लेक्चर में मैं इन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर कई सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा, जिससे कि जो फॉर्मूला आपने सीखा इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और भी अच्छे से बेटर हो। अब इस चैप्टर की जो भी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है वो खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर के जो भी मेन कॉन्सेप्ट है, जो भी नए नए टर्म्स थे वो सारे मैंने आपको समझा दिया। आज के लेक्चर में मैंने आपको सारा फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम करवाऊंगा, और इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग कई तरह के और भी डिफरेंट वैरायटीज के प्रॉब्लम करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको
बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम लेवल की प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे आती है। और इस चैप्टर पे अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो इसके बाद एक चैप्टर आपके सिलेबस में है डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग वाला जो चैप्टर है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से सीख लिया। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।